हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी डेली लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है। और वो टॉपिक है हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो आपके हाउसेज में वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, वो वायरिंग सिस्टम किस तरीके से होता है और कैसे वो काम करता है। तो ये हम शुरुआत से पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से। तो आपको अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां पे होती है, तो आपका एक आंसर होगा जनरली डैम से या फिर जो पावर प्लांट्स होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं मैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो बहुत ही कम होती है। अराउंड इंडिया की अगर बात की जाए तो 15% से भी कम, अराउंड 11 to 12% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डैम्स से होती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट्स में। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है थर्मल पावर प्लांट्स में। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है हमारी कंट्री में, उसका 70% से भी ज्यादा, अराउंड 70 to 72% जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कम पोर्शन कवर करती है। मोस्टली कहां जनरेट होती है? थर्मल पावर प्लांट्स में। और ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स में हम जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, जो नेचुरल गैस हो गई, उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वैसे ध्यान रखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहले कैसे जनरेट की जाती है। वहां पे वाटर को बॉईल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो आपका फॉसिल फ्यूल होता है, कोल मोस्टली हम यूज करते हैं। तो कोल की हेल्प से, कोल को बर्न करके वाटर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है और उससे स्टीम जनरेट की जाती है। और वो स्टीम जो होती है उसको हम कहते हैं बॉयलर। जिस वेसल में हम वाटर को बॉयल करते हैं उसको हम कहते हैं बॉयलर। तो बॉयलर से, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम है ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर, की पावर कैसे ट्रांसमिट होती है प्लांट से लेके, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया या फिर डैम्स हो गए, वहां से और हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो बॉयलर वही जगह है। तो बॉयलर से मैंने क्या कहा, स्टीम जनरेट होती है। और वो स्टीम जो होती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, उस स्टीम को हम स्ट्राइक करते हैं टरबाइन पे। उसकी हेल्प से टरबाइन घूमती है और ये टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर, यानी कि जिसको आप डायनामो कहते हो। और टरबाइन जब घूमती है उसकी हेल्प से जनरेटर में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जनरेटर कैसे काम करता है। ध्यान रखिए एक मूविंग पार्ट चाहिए होता है जो कि टरबाइन से अटैच होता है। टरबाइन घूमेगी तो मूविंग पार्ट जो है जनरेटर का वो रोटेट करने लगता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पर जो वोल्टेज होती है वो होती है अराउंड 11 किलोवोल्ट। 11 किलोवोल्ट आप समझ सकते हो, दैट इज अराउंड 11,000 वोल्ट। तो ये चीज ध्यान रखिए, बॉयलर हो या फिर आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे वाटर की फ्लो की हेल्प से, वाटर फ्लो की हेल्प से टरबाइन को घुमाते हैं। तो टरबाइन को घुमाने से वो, क्योंकि टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है, टरबाइन जब घूमती है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसका एक कंप्लीटली आपको अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में भी समझेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके लिए टरबाइन घुमानी पड़ती है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर की हेल्प से या फिर विंड मिल्स जो होती हैं आपके, जो जहां पे हम विंड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो विंड की हेल्प से टरबाइन रोटेट करती है, विंड मिल्स जो होती हैं। तो वहां पर भी सेम फिनोमिनन होता है। तो मेन मोटिव क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है। तो ये आपका जो पावर प्लांट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो होती है 11 किलो वोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसका वोल्टेज इतना ज्यादा होता है। अब वहां पे ग्रिड लगी होती है, करेक्ट, ग्रिड सबस्टेशन जिसको हम कहते हैं। उस ग्रिड सबस्टेशन में क्या होता है कि ये जो 11 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 11 किलो वोल्ट वोल्टेज जो जनरेट होती है, इसको हम स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने का मतलब क्या हुआ? स्टेप अप का मतलब हुआ वोल्टेज को इंक्रीज करना। 11 किलो वोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं
132 किलोवोल्ट में। ध्यान रखिए, स्टेप अप करते हैं, 11 किलोवोल्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं 132 किलोवोल्ट में। किसमें? जो ग्रिड सबस्टेशन लगा होता है। ग्रिड सबस्टेशन कहां पे होता है? ये ग्रिड सबस्टेशन जो होता है ये थर्मल पावर प्लांट जो भी होता है, कोई भी थर्मल हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, पावर प्लांट के बगल में ही ये ग्रिड सबस्टेशन होता है। और ये क्या करता है? जो 11 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको 33 किलोवोल्ट में 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टेप अप कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ये मेन सबस्टेशन में की जाती है। मींस वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई। अब जान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अब कंज्यूम तो वहीं पे नहीं होनी है, जहां भी होनी है, जहां मान लीजिए किसी सिटी में होनी है, यहां से जैसे सपोज दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो ये पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है कहां? सबसे पहले जाती है मेन सबस्टेशन में। वहां पे लगे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। यही ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? इनका काम क्या होता है? वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो स्टेप अप जो होता है वहां पे इंक्रीज करता है, जो कि कहां लगा था? आपके जो ग्रिड सबस्टेशन है वहां पे लगा था। और यहां पे स्टेप डाउन होता है, यानी कि वोल्टेज को जो 132 किलोवोल्ट होता है उसको 33 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करेक्ट? अब केवल 33 में ही नहीं, ये जो 33 किलोवोल्ट एनर्जी जो सप्लाई होती है, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होती है, उधर भी इस मेन सबस्टेशन से हैवी इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर दिया जाता है। और उसके बाद इसको फर्दर आगे भेजा जाता है कहां? इंटरमीडिएट सबस्टेशंस में, जो कि सिटीज के आसपास ही होते हैं। कहां लगे होते हैं? इंटरमीडिएट सबस्टेशन में भेज दिया जाता है। और इंटरमीडिएट सबस्टेशन से लाइट इंडस्ट्रीज को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। ध्यान रखिए, इंटरमीडिएट सबस्टेशन में भी जो वोल्टेज होती है ये स्टेप डाउन होती है 33 से 11 किलोवोल्ट। करेक्ट? 33 से 11 किलोवोल्ट। और ये 11 किलोवोल्ट जो लाइट इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे वोल्टेज हाई तो चाहिए होती है लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं चाहिए होती है, उन लाइट इंडस्ट्रीज में भेज दी जाती है। इसके बाद ये 11 किलोवोल्ट ही, ये 11 किलोवोल्ट अब कहां जा रही है? 11 किलोवोल्ट जा रही है अब सिटी सबस्टेशन में, जो ऑब्वियसली सिटीज में लगे होते हैं। और सिटी सबस्टेशंस में ये क्या करते हैं? उस 11 किलोवोल्ट को, यानी कि 11,000 वोल्ट जो है उसको अगेन स्टेप डाउन करता है। और स्टेप डाउन करने से ये कितनी हो जाती है? स्टेप डाउन करने से ये हो जाती है 220 वोल्ट। ध्यान रखिए, स्टेप डाउन करने से ये हो जाता है 220 वोल्ट। ध्यान रखिए, क्योंकि 220 वोल्ट आपके घरों पे जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट ही होती है। और सिटी सबस्टेशन से तब जाके आपके हाउस होल्ड्स में ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके घरों पे पहुंचती है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि कैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है स्टेप बाय स्टेप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहां पे देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो हुई है 11 किलोवोल्ट। पहले हमने उसका वोल्टेज बढ़ाया, 132 किया, फिर उसको भेजा मेन सबस्टेशन, देन इंटरमीडिएट, फिर सिटी सबस्टेशन, देन हाउस होल्ड। और पहले बढ़ाया और फिर मेन सबस्टेशन में कम कर दिया, फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन में और कम किया, सिटी सबस्टेशन में और कम किया, और हाउस होल्ड में तब जाके भेजा। तो जब कम ही करना था हमको, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट सप्लाई जो हो रही है, जब इसको हमने कम ही करना था तो हमने इस वोल्टेज को इंक्रीज क्यों किया? वोल्टेज बढ़ाया क्यों? तो यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों करते हैं हम। तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा 50 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर के डिस्टेंस पे या पास में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है यानी कि जनरेट होती है और जहां हमने सप्लाई करनी है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये जनरली बहुत ज्यादा होता है। अब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपको पता है वायर्स उतनी लंबी चाहिए होंगी, आपको वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उसकी वजह से हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होता है ये आपको पता है, दैट इज I²RT। कितना होता है? I²RT, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप कहोगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट का क्या लेना देना है? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, पावर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, P = VI। पावर क्या होता है? VI। अब जो पावर जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक पावर, वो तो VI के इक्वल होगी, यानी कि पावर तो सेम ही रहेगी। पावर को तो हम बढ़ा नहीं सकते, पावर को तो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब आपका जो नंबर ऑफ
बॉयलर वगैरह जो आप इंक्रीज करोगे तभी आपकी पावर बढ़ेगी। तो पावर तो जितनी जनरेट हो रही है उतनी ही होगी। हमने क्या किया, सपोज हमने V1 किया और करंट उस समय थी I1, हमने क्या किया, V1 को बढ़ा के V2 कर दिया, तो करंट भी चेंज हो जाएगी, दैट इज I2, क्योंकि पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 I2। और यहां पे ध्यान रखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो I2 था, मतलब I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, I2 विल बी इक्वल टू, यहां से आएगा V1 बाई V2 इंटू I1। अब मैंने बोला आपको कि V1 को मैंने बढ़ा के, V2 क्या है, ज्यादा है V1 से, तो इसका मतलब करंट क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। फिर से समझ लीजिए वोल्टेज को क्यों बढ़ाया जाता है। वोल्टेज को इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि पावर सेम रहती है, तो पावर होता है VI। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो I कम हो जाएगा ताकि पावर सेम रहे। तो करंट कम होने से क्या फायदा होता है हमको, पावर जो एनर्जी लॉस होता है H इक्वल टू I²RT, करंट कम हो गया तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होगा वो भी कम होगा। और यही रीजन है कि यहां पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाओगे आप, करंट उतनी कम होगी सर्किट में, और करंट जितनी कम होगी वहां पर एनर्जी लॉस भी उतना कम होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे स्टेप अप किया क्यों जाता है, इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया जाता है जब लास्ट में हमको कम ही करनी हो, तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमको जो एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता होगा, इतनी ज्यादा दूर हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, करंट को ही कम कर देते हैं ताकि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमम हो सके। अब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ पावर, कि किस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है पावर, किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है आपके पावर प्लांट्स में और वहां से आपके घरों तक पहुंचती है। नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होता है आपके घरों में, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर जो वायर्स आती हैं, इसको आपको समझना है। जनरली जो आपके घरों में एक केबल आती है, उस केबल के अंदर होती है 3 वायर्स। 3 वायर्स देखा भी होगा शायद आप लोगों ने, और अगर देखा नहीं है तो आप देख सकते हो। एक होती है जनरली रेड कलर की, दूसरी होती है ब्लैक कलर की, और तीसरी होती है ग्रीन कलर की। एक केबल के अंदर ये 3 वायर्स होती हैं। अब जो रेड कलर की वायर होती है ये होती है लाइव वायर, जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये होती है न्यूट्रल वायर, और जो ग्रीन कलर की वायर होती है ये होती है अर्थ या अर्थिंग वाली जो वायर होती है। तो 3 वायर, L फॉर लाइव, N फॉर न्यूट्रल और E फॉर अर्थ। अब ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर आपके घरों में आती हैं, और यहां पे ध्यान रखिए ये वायर जनरली एक ही केबल में होती है। अब एक चीज का ध्यान रखना आपको कि जो लाइव वायर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हाई पोटेंशियल पे और दूसरा होता है लो पोटेंशियल पे, या आप कह सकते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की जगह कौन ले लेता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ध्यान रखिए जो 2 टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी के केस में आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्योंकि बैटरी से आती नहीं है, वो जनरली अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। तो वहां पे जो 2 टर्मिनल्स का काम करते हैं, ये दोनों करते हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में के बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है, क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो यहां पे भी लाइव और न्यूट्रल जो होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जो लाइव वायर होती है वो हाई पोटेंशियल पे होती है, क्योंकि आपके घरों पे आ रही है, तो ये होगी 220 वोल्ट पे, और न्यूट्रल जो होगी ये होगी 0 वोल्ट पे। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट हो गया, तो आपके घरों में वोल्टेज क्या आती है, 220 वोल्ट आती है। तो मतलब जो लाइव और न्यूट्रल ये 2 वायर हैं, ये किस चीज का काम कर रही है, ये 2 टर्मिनल्स का काम कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आपके बैटरी में काम करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये जो लाइव वायर होती है, हाई पोटेंशियल वायर, जब आपके घरों में आती है तो सबसे पहले एक लगा होता है फ्यूज, करेक्ट। एक फ्यूज लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है कि अगर फ्यूज का काम आपको पता है कि अगर हाई करंट फ्लो होता है, करेक्ट, तो हाई करंट की वजह से जो आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं, बल्ब लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज है, ये सारी चीजें, इनको कुछ नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायरिंग है, वो बर्न हो सकती है हाई करंट की वजह से। तो हाई करंट से बचाने के लिए फ्यूज लगा होता है। जब हाई करंट फ्लो होती है तो फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और फ्यूज के पिघलने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है। तो फ्यूज बर्न तो हो जाता है, लेकिन आपका जो घर होता है वो सेफ रहता है। तो सबसे पहले फ्यूज लगा होता है। फ्यूज को हम डिटेल्स में बाद में भी पढ़ेंगे। नाउ अब इसके बाद जो मीटर होता है, किलोवाट आवर जो मीटर होता है, KWH मींस किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपको पता है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, करेक्ट, जो कि हम
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो किलोवाट आवर मीटर लगा होता है, इस मीटर में आपके घरों में लगा होता है मीटर, इस मीटर का कनेक्शन होता है जो अर्थिंग वायर जो होती है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि अर्थ क्या होता है, तो अर्थ वायर जो होती है इसका काम क्या होता है कि जो एक्सेसिव ऑफ करंट होता है, एक्सेस ऑफ करंट होता है, जो करंट लीकेज होता है आपके पूरे सिस्टम में, इसको ये क्या कर देता है, इसको फ्लो कर देता है ग्राउंड में। तो ये कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग होती है, अर्थिंग होती है, तो ये आपके घर के पास में ही होती है। तो ये जो अर्थ वायर होती है ये कहाँ कनेक्टेड होती है, ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, ताकि जो एक्सेस ऑफ करंट है वो ग्राउंड में चले जाए और शॉक वगैरह ना लगे किसी को, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थ वायर होती है। तो आई होप कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इन तीनों वायर का काम क्या है। दूसरा लाइव वायर जो होती है ये एमसीबी से कनेक्टेड होती है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी का काम क्या होता है कि एमसीबी में भी अगेन फ्यूज लगा होता है, तो इससे आप ऑन या ऑफ पूरा सर्किट ब्रेक कर सकते हो, इसको रिमूव करके, इस फ्यूज को रिमूव करके। तो ये पूरा जो घर की सप्लाई है इसको बंद या खोल सकता है, ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है। तो सप्लाई कौन परमिट करेगा, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, ये भी किलोवाट आवर मीटर के बाद लगा होता है आपके, करेक्ट। इसके बाद आपका मेन स्विच होता है जहां से आप सर्किट को, जो आपके घर की सप्लाई है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और फिर ये जो वायरिंग होती है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपके घर में अलग अलग जगह। तो जैसे ये लाइव वायर है, फिर न्यूट्रल है, तो मैंने बोला ना लाइव और न्यूट्रल जो है ये पॉइंट्स का काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का काम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह आपके घरों में, अलग अलग रूम्स में, अलग अलग जगह ये सप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से ये सप्लाई होता है वायरिंग का। तो ये तो हो गया कि घर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग की। ओके, तो घर में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का हाउस में, वो इस तरीके से होता है। अब घर के अंदर आ गए तो घर में वायरिंग सिस्टम, जो डोमेस्टिक वायरिंग होगी, हाउस होल्ड वायरिंग जो होगी, वो किस तरीके से होगी। जो सिस्टम को हम यूज करते हैं घरों में उसको हम कहते हैं, ध्यान रखिए, इस सिस्टम को हम कहते हैं रिंग सिस्टम। इसका नाम क्या है, रिंग सिस्टम। इसका एक डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है रिंग सिस्टम का, ताकि वो टाइम ना लगे इसलिए मैंने जल्दी बना दिया, पहले ही बना दिया है। तो रिंग सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो, लाइव वायर, करेक्ट, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, एक इस तरीके का एक रिंग होता है तीनों वायर्स का सब जगह। और मैंने क्या बोला, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनका काम करते हैं। तो दो टर्मिनल्स जो हैं, अगर आपको जो सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप क्या करोगे, किसी भी अप्लायंस को, देखिए अब हम क्या करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तीनों की जरूरत क्या है, मैंने क्या कहा, लाइव और न्यूट्रल जो है ये तो दो टर्मिनल्स का काम करते हैं। और अर्थ का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्थ जो है वो अननेसेसरी जो लीकेज करंट होता है, एक्सेस ऑफ करंट होता है, उससे हमको शॉक ना लगे, उससे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है अर्थ वायर। तो तीनों वायर जो है, क्योंकि पूरे घर में रिंग की तरह हर जगह ये आपको रिंग सिस्टम, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये पूरे आपके घर में एक साथ मूव करती हैं। और आपको जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए वहां से आप यूज कर सकते हो। जैसे ये लाइव वायर है, लाइव वायर का रिंग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर ही फॉर्म में होगा, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए है। आपके घर में जैसा भी होगा, जिस भी तरीके से सप्लाई होगी उस तरीके से होगा। तो ये इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये स्क्वायर फॉर्म में होगा, करेक्ट। ये न्यूट्रल वायर है, ये इस तरीके से पूरे आपके घर में जहां जहां सप्लाई की जरूरत होगी वहां घूमेगी। और इसी तरीके से ये अर्थ वायर, तीनों एक साथ घूमती हैं। अब जहां पे भी आपको कनेक्शन चाहिए, आप क्या करते हो, आप उस अप्लायंस को सीधा कनेक्ट कर देते हो न्यूट्रल लाइव वायर से। एक वायर लाइव से ले ली, एक दूसरी वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर लिया और तीसरी वायर को अर्थ से कनेक्ट कर लिया, और अप्लायंस आपका शुरू हो गया। बाकी फ्यूज वगैरह का जो जरूरत है, ये आप देख सकते हो एमसीबी से ये लाइट आ रही है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फ्यूज की जो जरूरत है, फ्यूज की जरूरत लगभग हर अप्लायंस में होती है, तो इसलिए मैंने, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर अप्लायंस में फ्यूज लगा हो, बट जनरली मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं उनमें फ्यूज लगा होता है। और फ्यूज लगाने का रीजन मैंने आपको बताया, ताकि हम उस अप्लायंस को प्रोटेक्ट कर सके एक्सेस ऑफ करंट से। तो यहाँ पे फ्यूज लगा होता है। तो ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक क्या लगाया है, कोई भी अप्लायंस लगाया है। सपोज यहाँ पे आपने लगाया है फैन, या फिर यहाँ पे आपने एसी लगाया है, या फिर आपने टीवी लगाया है, या फिर आपने रेफ्रिजरेटर लगाया है, तो रेफ्रिजरेटर भी आप लगा सकते हो। तो कोई सा भी अप्लायंस लगाया है, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, यही तीन वायर आपने देखा होगा, जो कोई भी आपका अप्लायंस होता है उसमें प्लग होता है, प्लग में वही तीन वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अब लाइव का कलर जो होता है वो जनरली रेड कलर होता है, न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है। लाइव का रेड की जगह कभी कभी ऑरेंज भी होता है, या न्यूट्रल का जो कलर होता है ब्लैक की जगह कभी ब्लू भी होता है, और अर्थ में
ग्रीन या फिर येलो कलर यूज होता है। तो कलर्स का भी आप समझ गए होंगे कि कलर कौन सा हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके घरों में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिंग सिस्टम है क्या। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रिंग सिस्टम है क्या, यानी कि इस रिंग सिस्टम का फायदा क्या होता है, क्यों हम ये रिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इट इज मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, काफी कन्वीनियंट है कि आपको अगर एक रिंग सिस्टम आपके घर में लग गया, पूरे घर पे लग गया, तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जिस भी पॉइंट पे आपको कोई अप्लायंस की जरूरत है, आपको जस्ट क्या करना है, उस पॉइंट पे इस रिंग सिस्टम से वो अप्लायंस कनेक्ट कर देना है और आपके लिए ये काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये कन्वीनियंट है। द सेकंड थिंग, अगर कन्वीनियंट है क्योंकि रिंग सिस्टम एक बार लग गया तो आपको बार बार उस एमसीबी तक नहीं जाना पड़ेगा कि अगर मुझे फैन लगाना है, कोई नया फैन लगाना है या कोई नया अप्लायंस लगाना है, तो आपको एमसीबी तक कनेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। घर पे रिंग सिस्टम लगा हुआ है, सीधा वहां से कनेक्ट करो। तो इससे क्या हो जाता है कि ये कम एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो एक्सपेंसेस जो हो आपके वो कम हो जाते हैं, आपके खर्चे कम हो जाते हैं इससे। करेक्ट। एक और फायदा क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लाइव वायर सेम है, न्यूट्रल वायर सेम है, अर्थ वायर सेम है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यानी कि सब सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो भी आप अप्लायंस यूज करोगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज जो होगा वो सब के लिए सेम होगा, यानी कि 220 वोल्ट सबके लिए 220 वोल्ट ही होगा। तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज है आप लोगों के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अलग अलग नहीं हो रही है, सारे अप्लायंसेस के लिए हमको सेम वोल्टेज मिल रही है। और क्या फायदे होते हैं, ये आप कनेक्शन देख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि ये सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस या पैरेलल में, तो आपका शायद आपको आंसर मिल गया होगा, ये सारे के सारे कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शंस। क्योंकि आप देख सकते हो दोनों जो टर्मिनल्स हैं, करेक्ट, वो सबके लिए सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है। तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो सारे के सारे पैरेलल में। इससे फायदा क्या होगा कि आप अगर एक अप्लायंस को हटा दो, करेक्ट, तो उससे दूसरे अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दूसरा अप्लायंस चल रहा है जैसा वो वैसा चलता रहेगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा आप जिस अप्लायंस को जहां चाहो जब चाहो यूज करो, जब चाहो आप इसको यूज ना करो, वो आप पे डिपेंडेंट है। यानी कि आप फ्रीली एक अप्लायंस का दूसरे अप्लायंस से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। जब आप एक अप्लायंस यूज करना चाह रहे हो तब आप उसको यूज करो, जब नहीं करना चाह रहे हो तब आप उसको ऑफ कर सकते हो, और उससे दूसरे अप्लायंस के ऑन या ऑफ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं रिंग सिस्टम में। एक और है कि अगर आपका कोई अप्लायंस खराब हो गया, तो क्योंकि सारे पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन में होने की वजह से एक अप्लायंस खराब होने से दूसरे अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दूसरा अप्लायंस वैसा ही चलता रहेगा। आपका जो अप्लायंस खराब हो गया आप उसको चेंज करते रहो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हम घरों में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते हैं। कि भाई यहां पे देखो, यहां पे एक काम तो भी तो कर सकते थे हम लोग। सीरीज कनेक्शन में हम क्या कर सकते थे कि हमने क्या किया कि यहां पे आ गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, या आप कह सकते हो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और यहीं से मान लेते हैं एक कनेक्शन एक अप्लायंस को दे दिया, फिर यहां से ही दूसरा कनेक्शन, दूसरा अप्लायंस, यहां से तीसरा अप्लायंस, और फिर न्यूट्रल में। तो 3-4 अप्लायंस जो है हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होता जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से करंट जो है सर्किट में उतना कम फ्लो होगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा क्योंकि ये सीरीज में लगे, पैरेलल में नहीं लगे। तो जो वोल्टेज होगा, सारे के सारे अप्लायंसेस अलग अलग वोल्टेज पे काम करेंगे। करेक्ट। तीसरा कि अगर आप ऑन या ऑफ करोगे, क्योंकि सारे अप्लायंसेस एक साथ हैं, अगर आप एक अप्लायंस को ऑफ करते हो तो सारे अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, पूरा सर्किट ही आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। एक अप्लायंस आपका खराब हो गया तो बाकी भी काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक अप्लायंस खराब हो गया तो सर्किट आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो पूरे अप्लायंसेस आपका काम करना बंद कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हम सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं और रिंग सिस्टम हम यूज करते हैं घरों में। तो ये था आपका डोमेस्टिक वायरिंग। और अब हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ वायर्स और या अप्लायंसेस विद मेन्स। तो मेन से किस तरीके से कनेक्शन होता है वो एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो कनेक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते हैं। और सीरीज में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पैरेलल में करने से काफी ज्यादा फायदे हैं आपको कि इंडिपेंडेंटली आप हर अप्लायंस को ऑपरेट कर सकते हो।
करेक्ट। जब आपका मन कर रहा है बल्ब ऑन कर रहे हो तो आप बल्ब को ऑन कर सकते हो, आपको फैन ऑन करना है तो फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो फैन को आपने ऑन या ऑफ किया तो उससे बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर आपने कोई और अप्लायंस यूज किया, आपने एसी ऑन करना है, आपने रेफ्रिजरेटर ऑन करना है, तो सबको आप अलग अलग ऑन या ऑफ कर सकते हो, सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, करेक्ट। और एक के खराब होने से या एक के चलने से दूसरे का जो वोल्टेज है मींस जो जिस वोल्टेज पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब 220 वोल्ट पे जो आपके घरों में आ रही है, जनरली 220 के आसपास ही होती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है, लेकिन जो आपके घरों पे आती है ऑन एन एवरेज दैट इज 220 वोल्ट। तो वो 220 वोल्ट पे ही आपके सारे अप्लायंसेस काम करेंगे। लेकिन यहां पे सीरीज में क्यों नहीं यूज करते हैं, ये आपको मैंने लॉसेस बता दिए कि सीरीज में यूज करने से एक तो करंट जो है सर्किट में, जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे सर्किट पे करंट उतना कम फ्लो होगा, क्योंकि अप्लायंसेस सीरीज में है, उनका रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगा, और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से करंट कम होते जाता है। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वोल्टेज जो होगा सबके अक्रॉस क्या होगा, वो अलग अलग होगा, तो सब अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे, तो वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा उन अप्लायंसेस का, कम होते जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट कम होते जा रही है जितने ज्यादा आप अप्लायंसेस यूज करोगे। और साथ में आपको मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर आप यूज करोगे तो सबको एक साथ यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए फीजिबल नहीं है, करेक्ट, जो कि आपको कोई फायदा नहीं देने वाला, और अगर आप उनको बंद करते हो तो सबको आपको एक साथ बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सीरीज कनेक्शन में, और इसीलिए जो कनेक्शन होता है अप्लायंसेस का विद द मेंस दैट इज ऑलवेज अ पैरेलल कनेक्शन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज हम थोड़ा और डिटेल्स में चले जाएंगे। वायरिंग तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स को, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं वायरिंग सिस्टम में। वायरिंग सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि केवल वायर से होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हम यूज करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्यूज आपको पता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूज? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ करंट। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी तो उस सर्किट में जो आपने अप्लायंस लगा रखा है, कोई भी, चाहे आपने रेफ्रिजरेटर या टीवी या कोई भी अप्लायंस लगा रखा है, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगी तो आपका अप्लायंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब ज्यादा सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो ना हो उससे बचाने के लिए होता है हमारे पास फ्यूज, उससे बचाने के लिए फ्यूज होता है। तो ध्यान रखिए फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो इसकी फंक्शनिंग ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्यूज हम बनाते कैसे हैं, तो अलग अलग तरीके के आपके पास फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला, सबसे सिंपल टाइप का जो फ्यूज होते हैं आपके पास, एक फ्यूज होता है, यहां पे होता है आपके पास सॉकेट, सॉकेट में हम लगाते हैं एक होल्डर। तो एक होल्डर जो है, ये आप देख सकते हो, होल्डर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये एक होल्डर है, करेक्ट। इस पे दो टर्मिनल्स होते हैं, ये दो टर्मिनल है, ये मान लेते हैं T1 है, ये टर्मिनल T2 है, करेक्ट। ये टर्मिनल्स जो होते हैं, दो टर्मिनल्स, मेटेलिक टर्मिनल्स होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये होता है एक इंसुलेटर का, जनरली हम पोर्सिलिन यूज करते हैं, तो ये होल्डर हो गया हमारे पास, करेक्ट। यहां पे इस टर्मिनल 1 और टर्मिनल T1 और T2 जो है, ये दो टर्मिनल्स मान लेते हैं हम। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, क्योंकि मेटल्स के टर्मिनल्स होते हैं, एक पतली सी वायर होती है, एक पतली सी वायर होती है, और इसको हम कहते हैं फ्यूज। अब इसमें एक सॉकेट होता है, सॉकेट आप देख सकते हो, सॉकेट भी कुछ इस तरीके का, आपका सॉकेट कुछ इस तरीके का है, मैं शॉर्ट में बना देता हूं। तो सॉकेट कुछ इस तरीके का आपका होता है, ये भी किसका होता है, इस तरीके का आपके पास एक सॉकेट होता है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया सॉकेट। अब यहां पे क्या होता है कि जो फ्यूज होता है इसमें, इसको हम डालते हैं सॉकेट में, और यहां पे देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसका भी इंसुलेटर का होता है, लेकिन ये वाले जो दो एंड्स होते हैं जहां पे आप इस होल्डर को डालते हो, ये मेटल्स के होते हैं। और यहां पे देख सकते हो किस तरीके से होल्डर को हम सॉकेट के अंदर डालते हैं। ये वाले जो मेटल्स के पोर्शन होते हैं इसके, ये लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं, ये लाइव वायर है इधर भी, और इसके इस तरफ भी लाइव वायर। तो आप यहां पे देख सकते हो लाइव वायर। अब जब देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये दो मेटल्स के हैं, ये दो मेटल्स के पोर्शन है आपके पास, तो यहां के इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं। जब आप होल्डर को इसमें डालते हो, तो होल्डर को डालते हो तो इससे क्या हो जाता है, ये जो फ्यूज वायर है, इस पतली सी वायर को हम कहते हैं फ्यूज वायर। यहां पे देख सकते हो ये पतली सी वायर है, यहां पे इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर। तो ये फ्यूज वायर इन दोनों के बीच में आ जाती है, और इसकी वजह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर आप इस
होल्डर को हटा दोगे तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब होता क्या है, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होती है तो ये पतली सी वायर जो होती है ये क्या होने लगती है, ये जो फ्यूज वायर होती है ये मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट हो जाती है? क्योंकि आपको पता है हीट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ करंट। क्या आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हम करते हैं और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है तो उसकी वजह से वायर हीट होने लगती है। अब क्योंकि बहुत पतली सी वायर होती है, जनरली हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ज्यादा हीट हो जाती है तो वायर तुरंत क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ये वायर मेल्ट होती है ये कनेक्शन हो जाएगा ब्रेक, और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट में आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्यूज को यूज करते हैं। तो फ्यूज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो फ्यूज वायर ही है। तो फ्यूज वायर को आपको केयरफुली बनाना होता है। तो पतली सी एक वायर हम यूज करते हैं, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है तो वो मेल्ट हो जाती है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक और तरीके का सिलिंड्रिकल भी होती है हमारे पास, ट्यूब में एक ग्लास ट्यूब होती है, आपने देखा होगा, बहुत पतली से छोटे छोटे से फ्यूज होते हैं। एक ग्लास ट्यूब होती है और इस ग्लास ट्यूब के एंड्स पे होते हैं आपके मेटेलिक कैप्स होती हैं, मेटल्स की कैप्स होती हैं इन ग्लास ट्यूब के एंड्स पे, और इन मेटल कैप्स के बीच में एक इन मेटल कैप्स को कनेक्टिंग एक पतली सी वायर होती है जो कि आपकी फ्यूज वायर होती है। तो ये सिलिंड्रिकल, ये मेटल कैप्स हो गए आपके, ये मेटल कैप जो है ये मेटल के कैप है, ये मेटल के कैप्स हैं, ध्यान रखना, ये मेटल कैप हो गए। यहां पे भी ये भी वही होगा, और ये जो है ये फ्यूज वायर होगी आपकी, यहाँ पे फ्यूज वायर होगी। अब हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में मान लेते हैं सेम इसी तरीके से, किसी भी सर्किट में हम इस तरीके से इसको लगा देते हैं। तो बीच में अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे जैसे सपोज ये दो टर्मिनल्स हैं आपके, इधर और इधर ये लाइव वायर होती है। इस तरीके से ये काम करता है। और अगेन जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होती है तो ये जो फ्यूज वायर होगी ये मेल्ट हो जाएगी और एक सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्यूज वायर किस तरीके से काम करती है। अब फ्यूज वायर किस तरीके से काम करती है तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि फ्यूज वायर को हम सर्किट में कहां पे लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, फ्यूज वायर को सर्किट में हमेशा लगाया जाता है विद द लाइव वायर। लाइव वायर जो होती है, लाइव वायर पे ही फ्यूज को हम लगाते हैं, कभी भी न्यूट्रल वायर पे नहीं लगाते हैं। आपको पता है लाइव और न्यूट्रल मैंने समझाया था कि आपको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दो टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं। जैसे बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, वैसे ही आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके दो टर्मिनल्स कौन कौन से हो गए, एक लाइव वायर हो गई और एक न्यूट्रल वायर हो गई। तो यहां पर हम न्यूट्रल वायर पे कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, किसको, इस फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं लाइव वायर पे। चलिए रीजन समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका मेंस है, ये आपकी लाइव वायर है, और यहां पे आपने फ्यूज को कनेक्ट किया, ये आपका फ्यूज हो गया, और ये कोई आपका अप्लायंस है, ये आपका सपोज ये कोई आपका अप्लायंस है, यहां पे आपका अप्लायंस आ रहा है, और इस अप्लायंस में एक तरफ से आपने लाइव वायर से कनेक्ट किया, करेक्ट, और दूसरी तरफ से आपने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया। अब क्या होगा, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी तो उससे क्या होगा, फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा और अप्लायंस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो बंद हो गया, और अब जो आपका अप्लायंस है उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही, उसका लाइव वायर से कनेक्शन कट हो गया, करेक्ट। तो आपके लिए ये पूरा सेफ रहता है। लेकिन अगर आप गलत कर दो, मींस इस कनेक्शन को गड़बड़ कर दो, और यहां पे आपका अप्लायंस हो गया, मान लेते हैं ये आपने एक अप्लायंस लगाया, करेक्ट, ये आपका अप्लायंस हो गया, और वायर जो है आपने फ्यूज जो है वो न्यूट्रल वायर पे लगा दिया, ये आपकी लाइव वायर हो गई, और न्यूट्रल वायर पे आपने फ्यूज लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी सर्किट में तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, अप्लायंस तो हो गया आपका सेफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आपका जो अप्लायंस है वो अभी भी लाइव वायर से कनेक्टेड है, यहां पे तो लाइव वायर और अप्लायंस के बीच में आपने फ्यूज लगाया था, फ्यूज गया तो लाइव वायर से कनेक्शन भी गया, और उसकी वजह से पूरा सर्किट जो है, अप्लायंस आपका सेफ है, अब आपको अप्लायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां पे जो अप्लायंस है आपका वो अभी भी देखिए लाइव वायर से कनेक्टेड है, और अगर इससे क्या होगा, क्योंकि ये लाइव वायर जो होती है, मैंने आपको बताया था लाइव वायर की होती है हाई पोटेंशियल वायर होती है, इसको अगर आप टच करते हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का आपको हमेशा डर होता है। तो इट मे बी डेंजरस टू यूज द फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर है आप उसमें अगर फ्यूज को यूज करते हो, इट मे बी वेरी डेंजरस फॉर यू, और उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आप लाइव वायर पे फ्यूज को यूज करते हो तो जैसे ही फ्यूज मेल्ट हो जाता है उसके बाद अप्लायंस का कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जो आपका लाइव वायर है उससे, क्योंकि लाइव वायर ही आपकी हाई
वोल्टेज वायर होती है, हाई पोटेंशियल वायर होती है। लेकिन यहां पे अगर आप न्यूट्रल वायर पे यूज करते हो तो आपका कनेक्शन तो हो जाएगा, मींस जो एक्सेस ऑफ करंट है उस सर्किट में फ्लो होने से तो बंद हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि लाइव वायर अभी भी अप्लायंस से कनेक्टेड है, और अगर आप इसको गलती से टच कर लेते हो तो इट मे बी वेरी डेंजरस, इससे आपको शॉक लग सकता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि फ्यूज क्या होता है और कैसे इस फ्यूज को यूज किया जाता है। तो अब फ्यूज जो होता है, फ्यूज को यूज तो हम कर लेते हैं, तो फ्यूज की जो होती है, फ्यूज की होती है करंट रेटिंग। फ्यूज की क्या होती है? करंट रेटिंग होती है। अब करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की, चलिए ये भी समझ लेते हैं। करंट रेटिंग यानी कि कितने करंट के लिए ये फ्यूज एप्लीकेबल है या आप इस फ्यूज को यूज कर सकते हो। जनरली 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर ऐसे फ्यूजेस आपके पास होते हैं। तो फ्यूज की करंट रेटिंग हम कैसे करते हैं, तो आपको मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी बाय या V इंटू आई, करेक्ट। तो P इक्वल टू होता है वी आई, तो करंट रेटिंग जो होगी फ्यूज की आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहां से आप करंट रेटिंग पता कर सकते हो फ्यूज की कि कितनी करंट रेटिंग है फ्यूज की। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, पावर रेटिंग, क्योंकि आपको पता है किसी भी डिवाइस में पावर और वोल्टेज लगा होता है, तो वहां से आप फ्यूज की करंट रेटिंग का पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये फ्यूज यूज करना है और कितना इंपॉर्टेंट ये है। तो फ्यूज तो मेल्ट हो जाता है, जो फ्यूज होता है वो काफी सस्ता आता है, बहुत ही चीप होता है। जनरली 1-2 रुपए में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो आपके कॉस्टली अप्लायंसेस होते हैं, जो अप्लायंसेस होते हैं तो बहुत महंगे महंगे अप्लायंसेस भी आप यूज करते हो, हजारों लाखों के अप्लायंसेस आप यूज करते हो, तो उनको क्या कर देता है, उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। भले ही ये खुद खराब हो जाता है तो आप 2-4 रुपए का फ्यूज दोबारा से आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि जितनी बार ये फ्यूज मेल्ट होगा आपको फ्यूज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। इसके लिए हमारे पास अब हम यूज करते हैं MCB, करेक्ट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपने देखा होगा कि घरों में जब भी आपके हाई पावर आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये MCB जो है ये तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑफ कर देता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ऑफ कर देता है तुरंत ही। तो MCB का फायदा क्या है कि ये बहुत ही कम टाइम में पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहां पे क्या होता है, देखिए कि जब फ्यूज आप यूज करते हो तो फ्यूज एक बार मेल्ट हो गया तो आपको फ्यूज चेंज करना पड़ता है। MCB को आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, आप उस सर्किट में जो भी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हुई थी उसको करेक्ट कीजिए, उसको सही करोगे और फिर से आप MCB को वापस ऑन कर सकते हो। तो MCB इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर देती है कि बार बार फ्यूज हमको चेंज करना पड़ेगा, एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया दोबारा चेंज करना पड़ेगा। MCB इस प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। तो आई होप कि आपको फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी चीजें हम यूज करते हैं, दैट इज स्विचेस। तो अगर आपको पूछा जाए स्विचेस क्या है, स्विचेस आर ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस। ओके, क्या है ये? ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस हैं विच टर्न ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को ये ऑन या ऑफ करते हैं। कौन करते हैं ये काम? स्विचेस करते हैं। स्विचेस से आप इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है किसी भी सर्किट में उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो स्विचेस का बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉब्लमेटिक जो डायग्राम है वो नहीं आएगा। आपको पता है कि सिंपली बीच में आपने स्विच लगा दिया, ठीक है ना, ऑफ किया आपने तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑन किया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है, स्विचेस इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्थिंग। ये क्या है? अर्थिंग का टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अर्थिंग क्या होती है। आपको मैंने घरों में बताया था कि आपके घरों पे 3 वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो लाइव और न्यूट्रल तो मैंने बता दिया 2 टर्मिनल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो अर्थ का क्या काम होता है कि जो एक्सेस ऑफ करंट या लीकेज होती है करंट की, उसको आपको उसकी वजह से जो शॉक लगता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, उसको ग्राउंड में फ्लो कर देता है, यानी कि अर्थ से कनेक्ट करता है। तो जो सारी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके ग्राउंड में फ्लो हो जाती है, यानी कि अर्थिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। अब ये जो अर्थिंग होती है ये 2 तरीके की होती है, एक आपकी लोकल अर्थिंग हो गई और दूसरा हो गया अर्थिंग ऑफ अप्लायंस। किसी भी अप्लायंस की अर्थिंग किस तरीके से होती है, पहले हम लोकल अर्थिंग की बात करेंगे। लोकल अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके घरों में या ऑफिसेज में या डिफरेंट बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, करेक्ट, जो वायरिंग होती है उसमें वायरिंग आते हुए एक अर्थ वायर होती है, करेक्ट। इसको हम जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। तो जो यहां पे अर्थ वायर आती है, कल मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ वायर होती है, इस अर्थ वायर को हम क्या करते हैं, इस अर्थ वायर को हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। तो ग्राउंड से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? हम ग्राउंड में करते हैं एक बहुत बड़ा होल करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, करेक्ट। उस होल में हम डाल देते हैं एक
कॉपर की काफी बड़ी प्लेट होती है, एक प्लेट हम कॉपर की उसमें डाल देते हैं और उस कॉपर प्लेट को आपकी जो एक कॉपर वायर है या कॉपर रॉड है उससे कनेक्ट कर देते हैं। करेक्ट, उससे कनेक्ट करके उसमें उस जो आपका होल होता है, जो आपके पास जो भी आप गड्ढा करते हो, वहां पे आप क्या डाल देते हो, वहां पे आप दो चीजें डालते हो, चारकोल डाल देते हो, एक आपका सॉल्ट डाल देते हो, कोई सॉल्ट या चारकोल हम डाल देते हैं। तो सॉल्ट और चारकोल को हम उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद उस जो होल होता है उसको फिल कर देते हैं। अब ऊपर जो आपकी मेटल रॉड होती है, मेटल वायर होती है, थिक मेटल वायर होती है, तो आपने एक होल किया, इसमें आपने एक मेटल प्लेट डाली, इसको कनेक्ट किया एक थिक वायर से, ओके, और ये इंसुलेटेड हो गए तो बाहर से इंसुलेशन भी होगा। इसमें आपने सॉल्ट वगैरह डाल दिया, ओके, और इसके बाद इस गड्ढे को, इस होल को फिल कर दिया मिट्टी से वापस। करेक्ट, और अब हम क्या करते हैं, ये जो वायर होती है, ये आपके घरों में जो अर्थ वायर होती है, आपको बताया था मैंने, वो 3 वायर जो होती है उनमें से एक अर्थ वायर होती है। तो जो आपके सर्किट में, करेक्ट, जो मीटर तक, जो आपके जो पावर मीटर होता है, किलोवाट आवर मीटर जो होता है, उस तक जो अर्थ वायर होती है, इससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक्सेस ऑफ करंट आपके ग्राउंड में उससे फ्लो हो जाती है, तो आप किसी बेवजह के शॉक से, जो लीकेज की वजह से जो शॉक लग सकता है आपको, उससे आप बच सकते हो। तो ये तो हो गया अर्थिंग का सिस्टम कि किस तरीके से आपकी लोकल अर्थिंग होती है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग ऑफ द अप्लायंस, किसी अप्लायंस की हम अर्थिंग किस तरीके से करते हैं। अब ये अर्थ वायर जो होती है ना, ये अंदर पूरे आपके घर में जो होती है, जो आपका हाउस होल्ड सिस्टम होता है, उसमें पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम होता है उसमें कनेक्टेड होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि बाहर करंट लीकेज, आपके घर के अंदर भी तो करंट लीकेज हो सकता है। तो यहां पर हम अर्थ वायर से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगेन 3 आपके पास वायर्स पूरे के पूरे घर पे चलती हैं, ठीक है। और आपको पता है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी अप्लायंस है, तो अप्लायंस की हम अर्थिंग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं आपका अप्लायंस है, कोई सा भी अप्लायंस है आपके पास, ये आपके पास एक अप्लायंस है, तो आपको पता है यहाँ पे ये लाइव वायर जाती है, करेक्ट, यहाँ पे कोई फ्यूज होगा, करेक्ट, उसके बाद ये आपका अप्लायंस आ गया, मान लेते हैं क्या है, ये आपका अप्लायंस है, करेक्ट, और ये आपका अप्लायंस हो गया। अब इस अप्लायंस को न्यूट्रल वायर से, दूसरे एंड को हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल वायर से, ये न्यूट्रल वायर और लाइव वायर से ये अप्लायंस आपका कनेक्टेड है, करेक्ट। इस तरीके से आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होती हैं। अब इस अप्लायंस की जो मेटेलिक बॉडी होती है, इस बॉडी से बाहर की जो मेटल बॉडी होती है इस अप्लायंस की, इस बॉडी से हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर को। ध्यान रखिए, मेटल बॉडी जो होती है इससे कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर को। तो मेटल बॉडी से अगर कनेक्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि उस बॉडी पे अगर एक्सेस ऑफ करंट की वजह से या कहीं पे लीकेज हो रहा है करंट, तो बॉडी पे अगर आप मेटल बॉडी है उसकी, उस पे आप हाथ लगाते हो, आपको शॉक लग सकता है, तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, करेक्ट। तो 3 वायर्स इसीलिए होती हैं, एक अर्थ के लिए होती है। तो ये अर्थ वायर जो होती है, अगेन किलोवाट आवर मीटर जो होता है उससे कनेक्टेड होती है, तो पूरा लीकेज ऑफ करंट जो है वो आपका अर्थ में चला जाएगा और इस तरीके से आप शॉक से बच सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अर्थिंग होती है अप्लायंसेस की, किस तरीके से लोकल अर्थिंग होती है। तो दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। अब हम बात करते हैं 3 पिन प्लग एंड सॉकेट के बारे में। 3 पिन प्लग एंड सॉकेट, प्लग और सॉकेट के बारे में तो आप जानते हो। तो 3 पिन प्लग जो होता है, 3 पिन प्लग में आपको पता है 3 पिन्स होती हैं, एक ऊपर होती है और 2 इस तरीके से 2 नीचे होती हैं। तो ये ऊपर जो मोटी सी पिन होती है, ये ऊपर वाली जो पिन होती है, ये अर्थ वाली पिन होती है। ये आपको जो लेफ्ट में पिन दिख रही है, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। तो लेफ्ट वाली जो पिन होती है लाइव वायर की होती है और राइट वाली जो पिन होती है न्यूट्रल वायर की होती है। ध्यान रखिए, लाइव के लिए लेफ्ट वाली पिन, L फॉर लाइव, L फॉर लेफ्ट। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लग की। तो प्लग में लेफ्ट वाला जो पिन होगा वो लाइव वायर के लिए होगा, L फॉर लेफ्ट, L फॉर राइट। लाइट जो लाइव है वो याद रखिए। और उसी तरीके से तो ये प्लग का हो गया आपका, करेक्ट। अब लाइव वायर जो होगा इस पिन से कनेक्ट होगी, न्यूट्रल वायर इस पिन से कनेक्ट होगी और अर्थ वायर इस पिन से कनेक्ट होगी। और आपको पता है इस प्लग को हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ डालते हैं, इसको हम सॉकेट में डालते हैं। तो सॉकेट आपका कुछ इस तरीके से होता है, 3 होल होते हैं, एक बड़ा सा होता है और 2 छोटे से होल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले जो अर्थ वाली वायर है, वो अर्थ वाली जो पिन है वो ऊपर वाले होल में आ जाएगी। लाइव वाली जो है, क्योंकि लेफ्ट में थी, करेक्ट, तो यहां पे जब आप उसको इंसर्ट करोगे, किसमें, इस सॉकेट में, तो सॉकेट में इंसर्ट करोगे तो लेफ्ट वाला आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये राइट में आएगा। तो इसका मतलब राइट वाला जो होल होता है, ध्यान रखिए 3 होल्स होते हैं। राइट वाला जो होल होता है लाइव वायर के लिए होता है और लेफ्ट वाला जो होल होता है वो न्यूट्रल वायर के लिए होता है। आप सॉकेट के लिए मत याद रखिए, आप प्लग के लिए याद रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सॉकेट के लिए भी याद रख सकते हो। तो प्लग के लिए कैसे याद रखना है, L फॉर लाइव याद रखिए, ऊपर का तो आपको पता ही है, और न्यूट्रल वायर के लिए होता है लेफ्ट का लाइव, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइव, और न्यूट्रल जो होता है वो राइट वाले और न्यूट्रल होता है
प्लग के लिए। और जब आप उसको सॉकेट में डालोगे, सॉकेट में तो ऐसे में तो डालोगे नहीं, उल्टा करके डालोगे, तो सॉकेट में लाइव के लिए लेफ्ट वाला नहीं होता है, सॉकेट में फिर वो राइट वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, बाकी अर्थ वाला तो ऊपर वाला होल ही रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पिन प्लग्स एंड सॉकेट्स में क्या क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल और अर्थ हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब बहुत बेसिक सी चीजें हमारे पास, दैट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हमको रखनी होती हैं व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत सिंपल से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू आर यूजिंग द स्विचेस, ओके, तो कभी भी स्विचेस वगैरह आप यूज कर रहे हो, ओके, सो कीप योर हैंड्स ड्राई। अगर आपके हाथ अगर वेट हैं तो आप उनको पहले ड्राई कर लीजिए। हमेशा ड्राई हैंड्स आपको यूज करने हैं, न कि वेट हैंड्स। वेट हैंड्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको शॉक लग सकता है वेट हैंड्स की वजह से। तो ये तो कुछ बहुत सिंपल से आपके पास चीजें हैं। उसके अलावा आपको जो वायरिंग है घर की, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना होगा। आपके घरों में वायरिंग सिस्टम जो है, या आप जो हाउस होल्ड जो अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, तो प्रॉपरली आप यूज कीजिए। जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो उसका वायरिंग भी आप चेक कर लीजिए, या वायरिंग जो है वो आपके गुड क्वालिटी की वायरिंग आपके घरों में होनी चाहिए। उसके अलावा अर्थिंग है, अर्थिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए। आपके घरों में जो भी आप अप्लायंसेज यूज करते हो उनकी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। आपको जो इंसुलेशन है, वायरिंग सिस्टम जो है आपका, उसका जो भी इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन का भी ध्यान रखना है कि दैट शुड बी अ प्रॉपर इंसुलेशन। आपके घरों में प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको यूज करने हैं, जो जनरली आप यूज करते हो। बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि आपके पास जनरली जो कलर कोडिंग होता है, किस तरीके से, जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर का जो कलर होता है, लाइव वायर का कलर जो होता है वो होता है जनरली रेड, करेक्ट। अब हम ब्राउन, रेड की जगह अब हम ब्राउन भी यूज करते हैं, करेक्ट। उसके अलावा जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है, न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको। न्यूट्रल वायर का जो कलर होता था, पहले हम ब्लैक वायर यूज करते थे, आजकल हम ब्लू वायर यूज करने लग गए हैं। उसके अलावा जो तीसरी वायर जो होती है अर्थ वाली वायर, तो अर्थ वाली वायर ग्रीन यूज करते हैं हम, आजकल हम ग्रीन की जगह येलो भी यूज करते हैं। तो ये आपके पास कलर कोडिंग है कि किस कलर की वायर आपको कौन से कनेक्शन के लिए यूज करनी है। लाइव वायर यूज करोगे तो रेड कलर की जो वायर होती है उसको लाइव वायर, एज अ लाइव वायर यूज करोगे। ब्लैक कलर की जो वायर होती है उसको एज अ न्यूट्रल वायर करोगे, और अर्थ जो होता है वो ग्रीन वायर को आप अर्थ में यूज करोगे। तो आपका जो केबल होती है, केबल में तीनों वायर होते हैं, कोई भी केबल होती है उसके अंदर तीनों वायर्स होती हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सी वायर को आपको कहां कहां यूज करना है। और अब लास्ट में हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हाई टेंशन वायर्स। तो ये हाई टेंशन वायर्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो बहुत बड़े बड़े हम पोल्स यूज करते हैं, बहुत मोटी मोटी वायर्स यूज करते हैं, जहां पे बहुत हाई वोल्टेज, आपने देखा कि 33 या फिर यहां पे 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट या फिर 132 किलो वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो इन वायर्स को हम कहते हैं हाई टेंशन वायर। अब आपको पता है कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ पावर अब जब इन वायर से पास होती है तो इसकी वजह से ये वायर्स क्या हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हीट अप हो सकती हैं ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब गर्म हो जाएंगी वायर तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि वायर एक्सपैंड हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हीट हो गई तो वो मेल्ट हो सकती हैं। अब इतनी मोटी मोटी वायर्स यूज होते हैं तो, और इतनी ज्यादा एक्सेस ऑफ करंट इनमें पास होती है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब उनसे बचने के लिए इन हाई टेंशन वायर्स में हम क्या करते हैं कि ऐसे हम यूज नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत मोटी मोटी वायर्स होती हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक मोटी सी वायर मींस बहुत मोटी, इतनी मोटी वायर लगा ली और इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, बहुत पतली पतली वायर्स लेते हैं और उन पतली पतली वायर्स को फोल्ड कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देते हैं, और ट्विस्ट करके ये मोटी सी वायर बनती है। आपने देखा भी होगा कि जो हाई टेंशन वायर्स जो भी होती हैं, आपने देखा होगा कि हाई टेंशन वायर्स में एक सिंगल वायर नहीं होती, एक नंबर ऑफ वायर्स होती हैं, 10-15 वायर्स होती हैं, उनको हमने आपस में ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके मोटी सी एक वायर बना दी और उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। क्या आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों एक सिंगल वायर नहीं बना देते हैं? क्यों हम इतनी सारी वायर्स बनाते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं? तो इसमें तो ज्यादा काम हो गया, उससे अच्छा तो एक मोटी सी वायर बना देते। लेकिन यहां पे इससे फायदा क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर से फायदा क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर से फायदा ये होता है कि जो हीट रिजेक्ट होती है, क्योंकि देखिए आपको पता है करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से वायर्स ने तो हीट होना ही होना है। आप कुछ भी कर लो, वायर्स ने हीट अप होना ही होना है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर इस हीट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला तो वायर विद इन द वायर जो है, अंदर से वायर हीट होने लगेगी, कोर में हीट होने लगेगी और उसकी वजह से वायर मेल्ट हो सकती है।
तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना वायर्स का, वो बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ गया तो यानी कि बाहर जो सराउंडिंग है, जो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में ज्यादा सरफेस एरिया आएगा, तो उसकी वजह से ज्यादा हीट सराउंडिंग्स को इजीली पास कर पाएगा। तो उसकी वजह से जो हीट होती है, हीटअप नहीं होता है, टेम्परेचर जो होता है वायर्स का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी वो हीटअप होती है तो हीट सराउंडिंग में चली जाती है, बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया ट्विस्टिंग की वजह से हमने। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाई टेंशन वायर्स इस तरीके से क्यों होती हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।